हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था कि पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक ही चीज पढ़नी है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको वो है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ की बात जब हम करते हैं, बायो और सेवर्ट दो अलग अलग आपके फिजिसिस्ट हैं जिनको हम कंबाइंडली बोल देते हैं बायो सेवर्ट लॉ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कि आपने देखा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में, लास्ट टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि किस तरीके से अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके हम लोग भी देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वेरियस एस्पेक्ट चेक किए, किसी वायर में करंट फ्लो करा के देखा और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा था, उसके लिए एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जिसको हम लोग बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं। आज की डेट में भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो सोचिए कितना इफेक्टिव फॉर्मूला है। तो पहले हम साइंटिस्टों का नाम लिख लेते हैं। दो साइंटिस्ट हैं आपके पास, इनके नेम पे आपका ये बायो सेवर्ट लॉ है। एक ही नाम उसका सोचना नहीं है, इसके इन दोनों के नेम्स आपके अलग अलग है, दो अलग अलग लॉ हैं। तो करते क्या है देखिए, एक इस तरीके से आप करंट कैरिंग कंडक्टर्स को ले लीजिए, इस तरीके से इधर छोड़ दिया, डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं तो बायो सेवर्ट लॉ में इसको टेढ़ा क्यों बनाते हैं। टेढ़ा बनाने के पीछे का रीजन क्या है? क्या मान लो ये सोच ले कि हाथ टेढ़ा है या फिर टीचर को बनाना नहीं आ रहा है, ये टेढ़ा ही क्यों बनाया जाता है? बच्चों, टेढ़ा बनाने का मीनिंग ये रहता है कि आर्बिट्री शेप है, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन बना देता तो आप हो सकता था ये सोचते कि बायो सेवर्ट लॉ तो भाई स्ट्रेट लाइन में लगेगा, सर्कल बना देता तो आप बोल देते हो सकता है सर्कुलर में लगेगा। तो मैंने इसे टेढ़ा बना रखा है, तो आर्बिट्री शेप है, मींस करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का होगा उसमें ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होने वाला है। आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा, उसको समझाते हैं। तो एक वायर में करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं डीएल, ठीक है। तो छोटा सा एलिमेंट चाहे सर्कल होगा, अब भाई सर्कल के अंदर भी छोटा सा एलिमेंट लोगे तो वो भी तो डीएल ही होगा। तो किसी भी शेप में अगर ये बनाओगे आप तो उसका छोटा सा एलिमेंट लेना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ऐसे टेढ़ा सा दे दिया, क्योंकि हम एक छोटे से पार्ट डीएल के लिए निकालते हैं जिसको हम लोग करंट एलिमेंट करते हैं। इससे यहाँ पे हमने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है। और इस एंगल को बच्चों हमने कहा कि सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, और आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब जब बायो सेवर्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सपोज यहाँ पे वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी प्रोड्यूस हो रहा है वो सबसे पहली चीज डीबी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के ऊपर है। तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक बार 2 एम्पियर का करंट फ्लो करके देखा, एक बार 4 एम्पियर का करंट, एक बार 10 एम्पियर का करंट, एक बार 20 एम्पियर का करंट। तो देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वो करंट की वैल्यू बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कई सारी आजकल आप वर्चुअल लैब में भी जाकर के इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप वैसे भी समझिए तो आप देखेंगे कि आपके पास जब क्या हो रहा है, आपके पास करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, दैट इज डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई, पहली चीज। सेकेंड, उन्होंने देखा कि जो डीबी है ये प्रोपोर्शनल है डीएल के, ये जो करंट एलिमेंट लिया है। अगर आप बहुत छोटा एलिमेंट लोगे तो वैल्यू कम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, बड़ा एलिमेंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि डीबी, देखिए वो क्या करते हैं, जब आपके पास इसको पॉइंट को इस वायर के अलोंग रखते हैं, जब वायर के अलोंग रहेगा ये पॉइंट तो सोचो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा आपका जीरो। तो वो देखते हैं कि जब वायर के अलोंग रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, और जब वायर के परपेंडिकुलर रखते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है। तो ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन कौन है, जीरो पे जीरो और 90 पे जो मैक्सिमम साइन होता है, साइन जीरो पे जीरो हो जाता है और साइन 90 पे 1 होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और ये डिस्टेंस के साथ ऑब्वियस सी बात है, जितना इससे दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट इज डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब कंबाइनिंग, इनको हमने कंबाइन किया तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेके आओगे, उसको हमने यहाँ पे k बोल दिया,
अब आपको आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझना थोड़ा सा कि कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। जैसे किसी वायर में किसी आप सपोज मैग्नेट को ही ले रहे हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज आपने एक मैग्नेट लिया है नॉर्थ साउथ, यहाँ पे एक आयरन पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। आपने इसके बीच में सेकंड केस में से कुछ कागज वगैरह कुछ मटेरियल रख दिया या कुछ लकड़ी वकड़ी रख दी, इस टाइप से बुरादा डाल दिया, तो अब जो है फोर्स लगाएगा वो पहले के फोर्स के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो पहले फोर्स ज्यादा होगा, मीडियम चेंज करने से फोर्स कम हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो लग रहा होगा वो कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनके बीच में मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसका मीडियम क्या है। तो फ्री स्पेस के लिए जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डीबी हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको जरा जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। जो आपने यहाँ पे अभी के लिखा है, के की वैल्यू आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखी है, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक है, अब के की इसकी यूनिट अगर आपने देखनी है तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट इधर बी की हो जाएगी, बी की होती है आपकी टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेस्ला आ जाएगा बच्चों। ठीक है, टेस्ला के लिए टी लिख दिया। अब देखो लेंथ के लिए मीटर, यहाँ पे भी मीटर आएगा, तो मीटर से ये मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 मीटर बचेगा, तो इधर जाएगा तो मीटर, टेस्ला मीटर। और करंट की क्या होती है एम्पियर, ये अपॉन में आएगा, तो ऊपर चले जाएगा तो एम्पियर -1, तो टेस्ला मीटर एम्पियर -1 हो जाएगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 10 रेज़ टू द पावर -7। जैसे हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखी थी, उसी तरीके से वहां एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं उसको परमिटिविटी बोलते हैं, और इसको हम लोग परमिएबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, म्यू नॉट हो गया और वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट हो गया। अभी हम एक रिलेशन पढ़ेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में भी, वो बात की बात है। ठीक है, तो हमने ये देखा आपके पास इस तरीके से हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो उस मीडियम के लिए म्यू आ जाता है, जैसे आपने वहां पे परमिटिविटी में देखा था, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी और एप्सिलॉन आपकी किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है। तो आपने ये जो देखा है दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। अब यहां से इसकी हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। ठीक है, ये सब हटा रहा हूं मैं। तो इसकी हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डीबी आपने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं इसको आर से मल्टीप्लाई आर से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि करंट आपके पास कैसी क्वांटिटी है, आपके पास जो हम करंट की बात करते हैं वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया है और आपके पास r से ही हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको डिवाइड कर दिया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं मैं, देखिए तो इसको डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, कैसे मैंने किया, आई तो आपके पास ये है ही, ये ऐसा कैसे किया, देखिए आपको पता है जैसे आप ए बी साइन थीटा एन कैप को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीएल आर साइन थीटा को मैंने डीएल क्रॉस आर वेक्टर बोल दिया। अब डीबी वेक्टर की बात करते हैं, तो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम दो वेक्टर, सपोज मेरे पास अगर ये दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये हमने पढ़ा था, सपोज ए और बी ये दोनों प्लेन में है क्लास 11 में, तो जो आपके पास सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो तीसरा वेक्टर उन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि आपके पास जो ये वेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, तो डीएल क्रॉस आर है। तो अब ये देखिए, आप ऐसे हाथ में मान लीजिए, आप अपने को समझाने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। आपने ये किया, देखिए ये एक लाइन एलिमेंट ले लिया और यहां से आपने पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। तो ये आर हो गया, ये आपके पास डीएल हो गया। तो अगर आप इसको नजदीक से देखेंगे तो आपको ये जो ये लाइन एलिमेंट और ये दिख रहा है, दोनों एक ही प्लेन में, मेरे हाथ में दोनों है, तो ये प्लेन में है। इनके प्लेन में होने का मतलब होता है जो डीबी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरे हाथ के परपेंडिकुलर होगा, वो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। डीबी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। If these two vectors are placed in a plane, obviously they are placed in a plane, then db vector will be perpendicular to the plane of paper. तो यहाँ पे आप अक्सर बुक्स में देखोगे, यहाँ पे क्रॉस बनाया जाता है। यहाँ पे आपने अभी बारीकी से ध्यान देना, बुकों में हो सकता है किसी में ना बनाया हो, कोई बात नहीं, जिसमें बनाया हो अच्छी बात है, जिसमें नहीं बनाया है उसमें तो बच्चों को दिखेगा नहीं, जिनमें बनाया है उनको दिखेगा, फिर वो सोचते हैं बुक के अंदर क्रॉस का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो क्रॉस दिखाना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्रॉस मीन्स, अब जैसे मान लो इसमें अभी छेद करना है, अब मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं पढ़ाने के लिए इसमें हाथ में छेद कर दूँ, कितने बार करूँगा। तो अगर यहाँ से पेन जा रही है तो मैं इसे छेद करके तो दिखा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ कि यहाँ पे क्रॉस मीन्स एक यहाँ पे वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस से हम लोग उसको शो कर देते हैं। तो ये आपने देखा बायो-सैवर्ट लॉ, और बायो-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म देखी है, ठीक है। अभी हम इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर आप बात करें, पहले इसमें मैं एक स्पेशल केस डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। स्पेशल केस डिस्कस करना है तो यहाँ पे देखिए स्पेशल केस क्या होता है। पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, ठीक है। साइन 0 कितना होता है, 0। तो आपके पास dB जो है क्या था आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 0, साइन थीटा था ना अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना हो गया है, 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। मींस अगर आप इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड केस होता है अगर आप थीटा को 90 डिग्री रख देते हैं, मींस इसके परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं, तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, और 1 कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम। तो आपको ये ध्यान लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी, होगी क्या वैल्यू इसकी, देखो ऐसे यहां पे रखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब आप उसके परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर में उसकी वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आ रही है, और जब आप उसके अलोंग देख रहे हैं तो अलोंग में वैल्यू जो आ रही है आपकी वो मिनिमम आ रही है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसी में आपको एक छोटा सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पर टॉपिक हम पहले बना लेते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन बताना है, तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे। देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा है, अभी मैंने बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻⁷, यूनिट को पीछे से भी छोड़ दीजिए। और आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट 1/, इसकी होती है 9 × 10⁻⁹। मैं यूनिट इसकी भी नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, वो आपको पता है एज्यूमिंग। आप अभी निकालना है, आपने देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करिए आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से इसको लिख देते हैं, ठीक है। मतलब आपने क्या किया हुआ है, यहाँ से देखिए 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड किया है। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10⁻⁻⁷, और यहां से अगर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ये आएगा, कोई दिक्कत। आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालने जाएंगे तो 9 × 1/9 × 10⁻⁹ आ जाएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या करिए,
यहाँ पे इसको 9 रहने देते हैं, 10⁻9 और इसको 10⁻7, इसको मैं नीचे लेके आ गया। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, 9 × 10⁻9 और 7 16 होता है, ठीक है। और इसको मैं 1/3 × 10⁸ इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए 3 × 10⁸ किसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, किससे डिनोट करते हैं, c से। इसकी जगह c लिख सकते हैं, तो इसका 1/c²। तो इसकी वैल्यू आ गई μ0ε0। तो आपने देखा कि μ0ε0 इज इक्वल टू 1/c²। आप इसके लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये रिलेशन आपका 1 मार्क्स में पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है कि पूछा ही जाएगा 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन। आपके बारे में नहीं पूछेगा तो किसी और में। तो c² कितना हो जाएगा, μ0ε, और यहाँ से c हो जाएगा √μ0ε0। आप इस तरीके से इसको स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर सकते हैं, μ0 और ε0। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने का मतलब वहाँ यही होता है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक से ε0 निकलता है और मैग्नेटिक से μ0। तो c आ गया आपके पास ये। यहीं पे एक चीज और डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा रिलेशन बना हुआ है। मान लीजिए आप सेम चीज को डिफाइन कर रहे होते और आप किसी मीडियम की बात कर रहे होते। मान लीजिए आप यहाँ पे μ0/4π की जगह आपके पास ये म्यू होता और ये एप्सिलॉन होता, तो रिलेशन क्या होता, देखिए आप इसको भी समझ लीजिए। तो v इज इक्वल टू 1/√μ हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये जो स्पीड होगी दैट विल नॉट बी स्पीड ऑफ लाइट। If you are talking about the free space conditions, we are using μ0 and ε0, then 1/√μ0 is c. If you are not using the free space conditions, we are using μ and epsilon, then this is represented by velocity v. तो v is equal to 1/√μ epsilon। और अगर रिलेशनशिप इनमें पूछा जाएगा तो वो मतलब कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आपको दे सकता है कि भाई किसी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको गिवन है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, दैट विल बी योर आंसर। ओके, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट बायो सेवर्ट लॉ।